Welcome to the fifth series of operating system lectures. Today we'll be discussing about the very important properties of an operating system. Yes, students, in this lecture we will be covering multi-programming, multitasking, multiprocessing and multi-threading. These are very important terms, and in order to learn the operating system, you should know what is the actual difference between these four terms. So, let's start with very first concept, that is multi-programming. In multi-programming, the process is there are two or more programs which reside in the memory at the same time. Such concept is called multi-programming. मल्टीप्रोग्रामिंग एज्यूम्स अ सिंगल शेयर्ड प्रोसेसर. इसकी सबसे प्रायर क्वालिटी क्या होती है कि हमारे पास एक ही CPU होता है एंड देयर इज ओनली वन यूजर विच हैज़ अ लॉट ऑफ जॉब्स टू डू. ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स सेवरल जॉब्स इन मेमोरी एट अ सेम टाइम सो दैट CPU ऑलवेज हैज़ वन टू एग्जीक्यूट. इसको हम एक बहुत ही स्मार्ट से एग्जाम्पल के साथ करते हैं. जैसे आपके कॉलेजेस में आपका एक टीचर होता है, तो टीचर जो होता है वो मल्टी प्रोग्रामिंग करता है, मल्टी प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट पे काम करता है. जैसे एक टीचर के पास टीचिंग का जॉब भी होता है, उसको एग्ज़ाम्स का इवैल्यूएशन भी करना होता है, टेस्ट लेता है, आपके असाइनमेंट्स लेता है, उसको अपने डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस का काम भी ध्यान में रखना होता है, और आपके लिए टाइम टू टाइम बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज करता है, टाइम टेबल भी आपका बनाता है. तो इस तरीके से जब उसकी एक जॉब कंप्लीट होती है तो वो जो इन द मेन टाइम उसके पास टाइम होता है तो वो सेकेंड जॉब करता है, थर्ड जॉब करता है एंड सो ऑन. सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट कि जब हमारे पास एक ही प्रोसेसर होगा और बहुत सारी जॉब्स होंगी तो वो क्या करेगा, एक एक करके उन जॉब्स को प्रोसेस करेगा. फिर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा. आप इस डायग्राम पे आ जाइए. इस डायग्राम में आप देखोगे कि सुपरवाइज़र है हमारे पास. सुपरवाइज़र इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम हेयर. ठीक है, उसके पास मेन मेमोरी के अंदर देखो अब तीन जॉब्स हैं, जॉब ए, जॉब बी एंड जॉब सी. सबसे पहले जॉब ए जो थी वो CPU के पास थी एग्जीक्यूट होने के लिए. अब इसमें क्या हुआ, जब जॉब ए के पास राइट करने के लिए डेस्क पे चली गई, उसको IO ऑपरेशन करना था. इस टाइम पे जब तक उसको इनपुट या आउटपुट नहीं कर पाएगी वो आगे नहीं रन हो सकती, तो CPU इज़ आइडल. तो अगर हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है तो उसने क्या किया, नेक्स्ट वेटिंग जॉब जो जॉब बी है यहाँ पे उसको रन करना स्टार्ट किया. और इसमें आपको जॉब सी दिखा रहे हैं. जॉब सी जो है इस टाइम पे CPU के लिए वेट कर रही है. अगर प्रोसेस बी भी कि कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने चला जाता है तो जॉब सी का टर्न आ जाएगा. तो इस तरीके से ये सारी जॉब्स मेन मेमोरी में लोडेड रहती हैं. तो इसमें हमने क्या देखा, टू और मोर यूजर प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड इन द मेन मेमोरी एंड इनको हम कंकरेंटली रन कर सकते हैं. एक जॉब पार्शली रन होगी, फिर दूसरी होगी, तीसरी होगी एंड सो ऑन. व्हेन वन प्रोग्राम इज वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, then there is a next job ready to utilize the processor. It is defined as the number of jobs available to the processor placed in main memory and processes are executed in segments. मतलब पार्शली रन हो रही हैं, जब तक उसको इनपुट आउटपुट या कोई वेटिंग स्टेट में अगर वो जॉब नहीं जाती तब तक वो रन होती रहेगी. जैसे ही वो अगर वेटिंग स्टेट में जाती है तो हमारी नेक्स्ट जॉब जो होगी वो एग्जीक्यूट होने के लिए आएगी. इससे क्या होगा कि हमारा CPU जो होगा उसका आइडल टाइम बहुत मिनिमाइज हो जाएगा. अब ऐसे मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फ़ायदा है. तो सबसे पहला है कि इंक्रीज थ्रूपुट. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज थ्रूपुट? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम बाय द CPU. अब क्या होगा, अगर हमारे पास मल्टीपल जॉब्स हैं तो कोई जॉब अगर वेट कर रही है तो इतने में नेक्स्ट जॉब आएगी, वो एग्जीक्यूट होगी, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट हो रही हैं पर यूनिट ऑफ टाइम वो हमारी इंक्रीज हो जाएंगी. वो इंक्रीज होंगी, इट मीन्स हमारा थ्रूपुट इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम. ऐसे ही सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है लोअर्ड रिस्पॉन्स टाइम. रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट जॉब्स जो हैं हमारी मेन मेमोरी में है, तो जैसे जैसे अगर एक जॉब वेटिंग पे चली गई तो दूसरी जो होगी वो रिस्पॉन्ड करेगी, तीसरी रिस्पॉन्ड करेगी.
पहले अगर मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट नहीं है तो पहले एक जॉब कंप्लीट होगी, चाहे वो हाफ एन आवर की है चाहे 1 आवर की है, तब तक सेकंड जॉब जो है वो वेट ही करती रहेगी। बट इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, जैसे ही फर्स्ट जॉब अगर वेटिंग पे जाती है तो सेकंड का टर्न आ जाएगा, सेकंड वेटिंग पे जाती है तो थर्ड का टर्न आ जाएगा। इस तरीके से इफ़ देयर इज़ अ जॉब इन द प्राइमरी मेमोरी दे ऑल विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ऐसे में क्या होगा, सभी जॉब्स का रिस्पॉन्स टाइम जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। अब इस सारी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोसेसर को शेड्यूलिंग करनी होगी। हमारे पास बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे जैसे जॉब आई वैसे वैसे उनको एग्जीक्यूट किया। ऐसा ही एक और एग्जांपल है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, जिसको हम ऑप्टिमल एल्गोरिथम भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास 5 जॉब्स हैं, उनमें से जो सबसे छोटी जॉब है उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद जो उससे बड़ी है उसको करेंगे, फिर उसको करेंगे, एंड फिर उससे नेक्स्ट को, बेस्ड ऑन द टाइमिंग फॉर विच दैट जॉब इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। इससे क्या होगा, जो छोटी जॉब्स हैं उनको बड़ी जॉब के लिए वेट नहीं करना होगा। सपोज हमारी जो पहले जॉब आई थी वो आधे घंटे की थी, सेकेंड जॉब आई वो 3 मिनट की थी, थर्ड जॉब जो आई वो 2 मिनट की थी, और फोर्थ जॉब जो आई वो 20 मिनट्स की थी। तो इस केस में क्या होगा, जिसका लोअर टाइम होगा, जैसे सेकेंड जॉब है हमारी, अगर वो हमारी 3 मिनट्स की है, तो अगर हम उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे करते तो उसको पहले आधा घंटा वेट करना होता, फिर वो 3 मिनट के लिए रन होती। बट इस एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी जॉब को सबसे पहले एग्जीक्यूट करवा देंगे। उससे क्या होगा कि उसका वेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा, और बाद में लास्ट में वो एग्जीक्यूट होगी जॉब जिसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा है। और इसको करने के लिए हमें मेमोरी को भी मैनेज रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स प्राइमरी मेमोरी के अंदर हैं, सबका अपना अपना डेटा है, हमें उस डेटा को टेम्परेली सेव करके रखना होगा। अब एक जॉब रन हो रही है, वो फॉर द टाइम बीइंग हमने बाहर निकाल दी, उसकी जगह दूसरी को कॉन्टेक्स्ट स्विच करवाया, तो अब हमें क्या करना होगा, पहली जॉब का डेटा वहाँ तक का सेव रखना होगा इन टेम्परेरी रजिस्टर्स। तो उससे क्या होगा कि जब हम दोबारा से उस जॉब को रनिंग स्टेट में लाएंगे तो हम वहीं से उसका डेटा पिक करेंगे, ताकि हमें शुरू के जो स्टेप्स हैं वो दोबारा ना करना हो। तो इस तरीके से हमें अपनी मेमोरी को भी मैनेज रखना होगा जब हमारे पास मल्टीपल जॉब्स एग्जीक्यूट होती हैं। नेक्स्ट, इसका एक ड्रॉबैक भी है मल्टी प्रोग्रामिंग का, देयर इज़ अ लैक ऑफ इंटरैक्टिविटी विद यूज़र वाइल एग्जीक्यूशन। आपने जॉब सबमिट कर दी, तो आपकी जितनी भी जॉब्स प्राइमरी मेमोरी में चली गई, आप यूज़र जो हैं उसकी प्रायोरिटी चेंज नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग उसको सेट नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाना है आपने, शॉर्टेस्ट जॉब लगाना है, मल्टीपल फीडबैक क्यू सिस्टम है, और भी बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं जो हम आगे की सीरीज़ में कवर करेंगे। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसमें एक साथ बहुत सारी जॉब्स आपकी प्राइमरी मेमोरी में है। अब नेक्स्ट सिमिलर टर्म आती है मल्टी टास्किंग। जो मल्टी टास्किंग होता है वो एक स्पेशल केस है मल्टी प्रोग्रामिंग का ही। मल्टी प्रोग्रामिंग तो है इसमें, क्योंकि इसमें भी मल्टीपल जॉब्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी सीपीयू के थ्रू। इसमें लेकिन क्या होगा, हर एक जॉब को एक फिक्स टाइम स्लाइस की तरह मिलेगा, वो टाइम स्लाइस पूरा होते ही उससे वो सीपीयू ले लिया जाएगा, उसको सेव किया जाएगा उस जॉब को, और उसको नेक्स्ट जॉब पे सीपीयू को अलॉट कर दिया जाएगा। तो मल्टीटास्किंग क्या हुआ, इज व्हेन मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू बाय स्विचिंग बिटवीन देम। ईच जॉब इज एग्जीक्यूटेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम स्लाइस, और इसको कहते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है सीपीयू अगर करता है तो वो मल्टीटास्किंग में आ जाता है हमारे पास। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ टाइम स्लाइस द सीपीयू मूव्स टू द नेक्स्ट जॉब। जैसे आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, A1 से A2 पे गया सीपीयू, A2 से A3 पे गया, A4 पे गया, A5 पे गया, फिर से A1 पे आया। तो इस तरह ये साइकिल में काम करता है। एज द सिस्टम switches CPU rapidly from one user program to the next, each user is of the impression that he or she is the only user on the CPU. बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं उस CPU को शेयर कर रहे हैं। दिस इज़ द कंसेप्ट कॉल्ड टाइम शेयरिंग। हमने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, उसमें भी हमने ऐसे ही पढ़ा था कि हम एक पर्टिकुलर टाइम स्लाइस के लिए एक जॉब को रन करते हैं, उसके बाद उससे ले लेते हैं। अब इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे आप
एक क्लास में पढ़ते हो, आपकी क्लास में आपके लेक्चर्स का ड्यूरेशन है, फर्स्ट लेक्चर उसका टाइम पूरा होते ही ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आपका टॉपिक कंप्लीट हो चाहे ना हो। आपको एक फिक्स टाइमिंग के लिए एक लेक्चर के अलॉट होता है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होता है, उसके बाद थर्ड होता है, फिर फोर्थ होता है, एंड सो ऑन। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल कि आपके क्लास लेक्चर्स जो हैं एज पर टाइम स्लॉट और टाइम टेबल मूव करते हैं। सो दिस इज व्हाट अ मल्टीटास्किंग एग्जाम्पल। अब ऐसे ही मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम देखते हैं कि वी प्ले MP3 म्यूजिक, वी कैन एडिट माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स, वी कैन सर्फ थ्रू द गूगल क्रोम, एंड ऑल दीज टास्क आर कैरीड आउट साइमल्टेनियसली। अब इस फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा है वर्ड प्रोसेसर चल रहा है आपका, एक आप ईमेल कर रहे हो, वेब ब्राउजिंग भी कर रहे हो अपने सिस्टम पे, और आपका सिस्टम जो है वो एंटीवायरस भी उसके अंदर अपडेट हो रहा है। तो ये सब काम आपके साइमल्टेनियसली होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपकी मल्टीटास्किंग हो रही है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टीटास्किंग भी आपकी बेसिकली 3 टाइप की हो सकती है। ट्रू मल्टीटास्किंग। ट्रू मल्टीटास्किंग क्या होती है? It is the ability to process multiple tasks without switching between them. It means parallelly, जब आपकी पैरेलल कंप्यूटिंग होती है, पैरेलली सारे टास्क चल रहे हैं, एक प्रोसेस से स्विच होकर दूसरे प्रोसेस पे नहीं जाना पड़ रहा, तो इस केस में आपकी जो मल्टीटास्किंग है दैट इज कॉल्ड द ट्रू मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट इज द प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग, जो अभी हमने पढ़ी है। प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग टाइम स्लाइस पे बेस्ड होती है। जैसे ही आपका टाइम स्लाइस पूरा हो गया एक प्रोसेस का, तो उससे क्या होगा, प्रीएम्प्ट करवा लिया जाएगा। प्रीएम्प्ट मीन्स काम खत्म होने से पहले अगर किसी प्रोसेस से हम CPU लीव करवाते हैं और किसी दूसरे नेक्स्ट प्रोसेस को देते हैं, तो दैट इज प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग। और CPU, ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्क इन दिस मोड। प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग चलती है जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें। उसके बाद नेक्स्ट आती है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग जो होती है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव से क्या मतलब है कि हम प्रोसेस को ज़बरदस्ती, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उससे नहीं लेगा CPU, बट वो प्रोसेस अपने आप अपने नेक्स्ट प्रोसेस को अलॉट करेगा CPU। तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नेवर इनिशिएट्स अ कॉन्टेक्स्ट स्विच, इंस्टेड प्रोसेसेस वॉलंटरीली यील्ड कंट्रोल पीरियोडिकली टू अदर प्रोसेस। वो अपने आप अपनी मर्जी से नेक्स्ट प्रोसेस को जो है कंट्रोल देते हैं CPU का। तो इस टाइप की मल्टीटास्किंग को हम कोऑपरेटिव बोलते हैं, बिकॉज ऑल प्रोग्राम्स मस्ट कोऑपरेट फॉर द एंटायर शेड्यूलिंग टू वर्क। तो इसमें शेड्यूल हमने क्या बनाया कि सभी आपस में मिलजुल के काम करेंगे कोऑपरेटिवली, और एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तो वो मिलजुल के अपना काम करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ मल्टीटास्किंग। विंडोज़ 3.x और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 9 में इस तरह की मल्टीटास्किंग देखने में मिलती है। अब नेक्स्ट आता है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग भी एक स्पेशल कैटेगरी है मल्टी प्रोग्रामिंग की। इसके अंदर भी हमारे एक से ज़्यादा जॉब्स रन होंगी साइमल्टेनियसली, तो मीन्स मल्टी प्रोग्रामिंग तो है हमारे पास, बट इसकी एक स्पेशलिटी है, इसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर होता है हमारे पास। एक से ज़्यादा प्रोसेसर होने से क्या होता है कि हम अपनी जॉब्स जो हैं वो पैरेलली रन कर सकते हैं, तो इसको हम इसीलिए पैरेलल प्रोसेसिंग भी बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग को। तो विद द हेल्प ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग मैनी प्रोसेसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। ये ट्रू मल्टीटास्किंग का एग्जाम्पल है जिसमें सभी प्रोसेसेस जो हैं साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं। कैन प्रोसेस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इज मोर रिलायबल। अगर एक प्रोसेसर आपका बाय चांस खराब हो गया है तो हमारा काम जो है वो हॉल्ट नहीं होगा, वो दूसरा प्रोसेसर काम कर लेगा और बाकी के जितने प्रोसेसर्स रनिंग स्टेट में हैं उनमें डिवाइड हो जाएगा, बट आपका काम रुकेगा नहीं। सो दिस इज मोर रिलायबल। इसकी वर्किंग समझने के लिए आप इस फिगर को देखो। इस फिगर के अंदर आप देखोगे, जब पहली जो फिगर है उसमें हमारे पास दो CPUs हैं, CPU 1 एंड CPU 2।
और सेकेंड फिगर के अंदर देयर इज़ ओनली वन प्रोसेसर, CPU 1। अब क्या होता है, जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, अब हमारे पास इसमें जॉब 1 2 3 4 4 जॉब्स हैं। अब उन जॉब्स को 2 CPU हैं तो दोनों में डिवाइड हो गई वो जॉब्स, और वो पैरेलली चल रही हैं। जॉब 1 और जॉब 4 जो हैं वो CPU 1 को अलॉट हो गई हैं, जॉब 2 और 3 जो हैं वो CPU 2 के पास हैं। ऐसे ही CPU 1 है, अगर हमारा मल्टी प्रोसेसिंग नहीं है तो एक ही CPU है, तो वो एक मल्टी प्रोग्रामिंग का काम करेगा, या फिर उसको मल्टीटास्किंग करनी होगी, उनमें टाइम स्लाइस में डिवाइड करेगा। तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसे काम करते हैं in which many processes can be executed simultaneously depending upon the number of processors, while in a uniprocessor system, जो कि आपका next second part of the figure है, one process will execute, then the next one, then the other, and so on. ऐसे ही if it's a dual core processor means दो processors हैं, तो two processes can be executed simultaneously and thus it will be 2 times faster, right? Similarly, if you have a quad core processor, quad core means कि आपके पास 4 CPUs हैं, तो ऐसा जो होगा हमारा environment, it will be 4 times as fast as a single processor, क्योंकि 4 jobs आपकी simultaneously run हो जाएंगी, तो उतनी ही जल्दी काम खत्म करेगा, तो it means it's more fast। और इसके एडवांटेज रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी, है ना। अगर एक प्रोसेसर ख़राब हो जाता है तो बाकी के सब प्रोसेसर्स में आपका काम चलता रहेगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा सिस्टम बट हॉल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका सिंगल ही प्रोसेसर है और प्रोसेसर में कोई इशू आ गया है तो आपका काम हॉल्ट हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा जब तक कि वो हमारा ठीक नहीं हो जाता प्रोसेसर। बट मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स आर मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें हमें प्रोसेसर्स ज़्यादा खरीदने होंगे, प्रोसेसर ज़्यादा होंगे, सॉफ्टवेयर ज़्यादा होंगे, हार्डवेयर ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इट विल ऐड टू द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग is a conceptual programming paradigm where a process is divided into a number of sub-processes called threads. अब आपका प्रोसेस एक ही है। मल्टी थ्रेडिंग में क्या हुआ, एक प्रोसेस आप रन कर रहे हो, जैसे आपने कोई एडिटर ले लिया, वर्ड एडिटर, या फिर आप क्रोम, एक ब्राउज़र है आपके पास, तो आपने खोले तो एक ही विंडो है ब्राउज़र की, पर उस ब्राउज़र के अंदर आपने बहुत सारी टैब्स खोली हुई हैं, तो उससे क्या होगा कि वो सब थ्रेड्स में काम कर रही हैं, तो उस इंडिपेंडेंट टैब को हम यहाँ पे थ्रेड बोलेंगे। मल्टी थ्रेडिंग में कैसा एनवायरनमेंट आपका दिखेगा, जैसे कि आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज के अंदर बहुत सारे काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, डिफरेंट क्लासेस रन हो रही हैं, ठीक है, बट आपका प्रोसेस उसमें एक सिंगल है, एक कॉलेज सिंगल है, रिसोर्सेज भी उतने ही हैं जितने उस कॉलेज में हैं, बट उसको आपने बहुत सारे पैरेलल काम उसके अंदर चल रहे हैं, जैसे कि आपकी क्लासेस रन हो रही हैं, डिफरेंट बैचेस रन हो रहे हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम हो रहा है, ठीक है, उसमें फ़ी क्लर्क अपना काम कर रहा है, सैलरी क्लर्क जो है वो सैलरीज भी बना रहा है, साइमल्टेनियस फाइनेंस डिपार्टमेंट चल रहा है, एग्जामिनेशन ब्रांच चल रही है। तो ये सब क्या हैं, ये सब डिफरेंट थ्रेड्स हैं जो एक ही प्रोसेस के लिए काम कर रहे हैं। वो प्रोसेस यहाँ पे क्या है, आपका कॉलेज, ठीक है। तो इसमें क्या है, ईच थ्रेड इज इंडिपेंडेंट विद एनेबल्ड इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। तो इसमें आपको पता है कि सब जो थ्रेड्स काम कर रहे हैं उसके अंदर क्या इंडिपेंडेंट है, एक BCA की क्लास लग रही है, एक BA की लग रही है, BSc, सब इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं, बट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट। और फिर क्या होता है, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस एज टेकिंग लेसर रिसोर्सेज देन अ प्रोसेस। अगर हम BCA के लिए एक अलग कॉलेज बना दें, BSc के लिए अलग कॉलेज बना दें, BA के लिए अलग कॉलेज बना दें, तो उससे क्या होगा, हमारी रिसोर्सेज जो होंगे ज़्यादा लगेंगे, हमें पूरा सेटअप करना पड़ेगा। अब क्या है, एक रूम जो है वो शेयर्ड बेसिस पे यूज़ हो रहा है, वहाँ पे BA की भी क्लास लग सकती है, और जब BA की क्लास जो है वो फ्री है तो उस टाइम आपकी कोई दूसरी क्लास भी शेड्यूल हो सकती है, तो रिसोर्सेज आपके कम लग रहे हैं। ऑल थ्रेड्स कैन शेयर सेम सेट ऑफ ओपन फाइल्स चाइल्ड प्रोसेसेस, और सारे प्रोसेसेस जो हैं उसके अंदर जितने भी थ्रेड्स रन हो रहे हैं वो उन्हीं सभी सेम फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस कंसेप्ट इज़ यूज्ड इन सिंक्रोनाइजेशन। इसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट का मेन काम होता है सिंक्रोनाइजेशन में। हम इसको आगे हम पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स में।
मल्टी थ्रेडिंग का चैप्टर, सिंक्रोनाइजेशन का पूरा हमारा एक चैप्टर है, उसमें आपको ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आपको इस एग्जाम्पल से क्या पता चल रहा है? वी हैव अ वर्ड प्रोसेसर, एक ही एप्लीकेशन आपकी रन कर रही है। एक थ्रेड जो T1 है, इट इज़ फॉर डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स। सेकेंड थ्रेड T2 जो काम कर रहा है, वो जो आप उस पर टाइप कर रहे हो की स्ट्रोक से, वो सब आपकी टाइपिंग चल रही है। और थर्ड जो है T3 थ्रेड, वो क्या कर रहा है? स्पेलिंग और ग्रामर की चेकिंग कर रहा है बैकग्राउंड में, जो जो आप टाइप कर रहे हो उसका साथ साथ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक भी चल रहा है। तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन एक खुली है, बस उसी एप्लीकेशन के अंदर आपके 3 साइमल्टेनियस जो हैं वो थ्रेड्स चले हुए हैं, T1, T2, T3। तो रिसोर्सेज आपके एक ही लिए, मेमोरी तो उतनी ही ली वर्ड प्रोसेसर ने, लेकिन उसी के अंदर आपके बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट विच इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। अब आता है इन सब कंसेप्ट्स में अगर हम टेबुलर डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है। यहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है? व्हाट इज इट? व्हाट इज इट मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है? मल्टी प्रोग्रामिंग का एक से ज़्यादा प्रोग्राम जब मेन मेमोरी में एक साथ लोड होते हैं और बारी बारी रन होते हैं, उसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग में अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन प्रोसेसर पर सिस्टम, हमारे पास इसमें ज़रूरी हो जाता है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हों और आपके काम जो हैं वो उन प्रोसेसर्स में डिवाइडेड हों और पैरेलली रन हो रहे हों। ठीक है, तो वो हो जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। जैसे एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे टीचर्स होते हैं, ठीक है, तो वो प्रोसेसर्स हैं। आपका जितना भी वर्कलोड है वो सब टीचर्स में डिवाइड होता है, जो भी टीचर खाली होता है एक लेक्चर दे दिया, दूसरा दे दिया, एंड सो ऑन। तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो एक टीचर के ऊपर अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो एक टीचर है जिसके पास बहुत सारी जॉब्स हैं करने के लिए। मल्टी प्रोसेसिंग एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे टीचर्स हैं जो प्रोसेसर्स हैं, उन प्रोसेसर्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स दे दी। मल्टी थ्रेडिंग आपका कॉलेज का नेटवर्क है जिसमें एक कॉलेज है, रिसोर्सेज उतने ही हैं, उसको हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए यूटिलाइज किया हुआ है। फिर आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली। जैसे कि आपकी क्लासेस में टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके लेक्चर्स चेंज होते हैं, तो टाइम स्लॉट पूरा होने पे आपका दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, फिर तीसरा, एंड सो ऑन। अगर हम नंबर ऑफ सीपीयूज की बात करें, मल्टी प्रोग्रामिंग में आपका मैंडेटरी होता है कि एक ही सीपीयू होगा। मल्टी प्रोसेसिंग में एक से ज़्यादा होगा, वो 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और मल्टीटास्किंग में भी आपका एक ही सीपीयू होता है, तभी हम उसको मल्टीटास्क कर पा रहे हैं, मतलब टाइम स्लाइस में डिवाइड करते हैं। जॉब प्रोसेसिंग टाइम, मोर टाइम इज टेकन टू प्रोसेस द जॉब्स। अब एक ही प्रोसेसर है, ज़्यादा टाइम लेगा मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में, बल्कि मल्टी प्रोसेसिंग को अगर हम देखें तो हमें कम टाइम लगेगा क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग चल रही है, जल्दी हमारी जॉब्स कंप्लीट हो जाएंगी। मल्टी थ्रेडिंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ टाइम इज टेकन, मॉडरेट टाइम है लग रहा है इसमें, और मल्टीटास्किंग में भी मॉडरेट टाइम लग रहा है आपका। नंबर ऑफ प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड, मल्टी प्रोग्रामिंग में वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है, ज़्यादा प्रोसेसर्स हैं तो मोर देन वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। मल्टी थ्रेडिंग में अगर हम देखें, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेम प्रोसेस, एक ही प्रोसेस रन हो रहा है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। तो सेम टाइम पे बहुत सारे थ्रेड्स जो हैं वो रन कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग में आप देखेंगे वन बाय वन जॉब इज बीइंग एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम, एक एक करके हो रही हैं बट सभी विद टाइम स्लाइस मूव हो रही हैं, सभी का रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर हम इकोनॉमिकल की साइड देखें तो मल्टी प्रोग्रामिंग है, ज़्यादा इकोनॉमिकल है, एक ही प्रोसेसर है, मिनिमम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे उसको रन करने के लिए, और मिनिमम ही हमें उसमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। मल्टी प्रोसेसिंग जो है इट इज़ कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू मल्टी प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स परचेज करने होंगे। मल्टी थ्रेडिंग इट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिकल, एक ही प्रोसेस है, एक ही कॉलेज है, बहुत सारे काम हम उसी के अंदर कर रहे हैं उन्हीं रिसोर्सेज में, तो इट इज़ इकोनॉमिकल। एंड मल्टी टास्किंग इज़ ऑल्सो इकोनॉमिकल, हमने एक ही रूम में बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं
वो लगाए हुए हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। नंबर ऑफ यूज़र्स, मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही यूज़र हो सकता है, वन यूज़र एट अ टाइम। मल्टी प्रोसेसिंग में एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो जॉब्स आई हैं हमारी वो सिंगल यूज़र से भी आ सकती हैं, बहुत सारे यूज़र से भी आ सकती हैं। मल्टी थ्रेडिंग में यूजुअली वन इज़ देयर। इन मल्टीटास्किंग मोर देन वन यूज़र। थ्रूपुट, थ्रूपुट हमने पहले भी बात की, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। मल्टी प्रोग्रामिंग में थ्रूपुट लेस होती है एज कंपेयर टू मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में थ्रूपुट ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा प्रोसेसर्स हैं, ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो कंप्लीट होंगी। अगर हम एक टाइम यूनिट लें, एक मिनट में कितनी जॉब्स कंप्लीट हुई, तो मल्टी प्रोसेसर में ज़्यादा जॉब्स कंप्लीट होंगी एज कंपेयर टू मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी थ्रेडिंग में आपकी पैरेलली जॉब्स चल रही हैं तो मॉडरेट लेवल आता है थ्रूपुट की अगर हम बात करें, और मल्टीटास्किंग में भी मॉडरेट है अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें इन चारों प्रोसेसेस की। एफिशिएंसी की अगर बात करें, मल्टी प्रोग्रामिंग लेस एफिशिएंट है, मैक्सिमम एफिशिएंट जो है वो मल्टी प्रोसेसिंग है। मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग फिर से मॉडरेट हैं। कैटेगरीज मल्टी प्रोग्रामिंग, नो फर्दर डिविजन्स, इसको आगे हमने किसी में डिवाइड नहीं किया गया। मल्टी प्रोसेसिंग को सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में डिवाइड किया गया है। ये क्या टर्म्स होती हैं? सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग होती है जिसमें जितने भी प्रोसेसर्स आपने अटैच किए हुए हैं वो सब इक्वल हैं, उसमें कोई भी मास्टर नहीं है, कोई भी स्लेव नहीं है। जो भी प्रोसेसर खाली हुआ वो क्यू में से जॉब, नेक्स्ट जो भी जॉब होगी वो ले लेगा। एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? उसमें हर एक प्रोसेसर की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, सभी प्रोसेसर सेम नहीं होते हैं। एक मास्टर होता है, बाकी के स्लेव होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि मास्टर जो होगा वो अलॉट करेगा जॉब्स को डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेसर। जैसे जैसे प्रोसेसर्स की कैपेसिटी होगी काम करने की, उसी अकॉर्डिंग उनको जॉब्स असाइन होंगी। मल्टी थ्रेडिंग की भी कोई आगे फर्दर डिवीजन नहीं है, और मल्टीटास्किंग को हम सिंगल यूज़र भी कर सकते हैं और मल्टी यूज़र भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन पॉइंट on which we can distinguish these four concepts: multi-programming, multi-processing, multi-threading and multitasking. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे सामने आता है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, दैट इज स्पूलिंग एंड बफरिंग। स्पूलिंग की फुल फॉर्म होती है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। अब ये क्या होता है? स्पूलिंग का मेन कंसेप्ट हमारे प्रिंटर में देखा जाता है। अ डिवाइस मैनेजमेंट की टेक्निक है विच इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट टास्क ऑन द सेम इनपुट आउटपुट डिवाइस। सपोज वी हैव अ प्रिंटर and there are multiple user environment. In a multi-user environment, you know there is a possibility that more than one user give command to the resource at the same time. बहुत सारे users काम कर रहे हैं, सब दो users ने, तीन users ने print की command दे दी। अब क्या करेगा? The operating system temporarily stores the data of every user on the hard disk of the computer. जिस हार्ड डिस्क के साथ वो आपका रिसोर्स अटैच है, वो क्या करेगा? उन सब की जॉब्स को क्यू में लगा देगा। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड स्पूलिंग। स्पूलिंग के अंदर क्या होता है? इट कंसीडर्स डिस्क एज अ ह्यूज स्पूल और अ बफर। वो पूरी की पूरी हार्ड डिस्क में जितना भी स्पेस है उसके अंदर इन जॉब्स को एक्यूमुलेट करता रहता है, और वो स्पूल डिस्क के नाम से आपको इस फिगर में दिखाई दे रही है जो ब्लू में है। ठीक है, अब क्या करता है? द इंडिविजुअल यूजर नीड नॉट वेट फॉर द एग्जीक्यूशन प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड। अब यूजर ने एक बार प्रिंट की कमांड दे दी तो वो आगे का अपना काम स्टार्ट कर लेता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड्स द डेटा फ्रॉम द स्पूल डिस्क टू द रिसोर्स वन बाय वन। जैसे ही प्रिंटर के पास एक जॉब कंप्लीट होती है स्पूल डिस्क से नेक्स्ट जॉब, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप उसको ट्रांसफर कर देता है थर्ड जॉब टिल दिस स्पूल डिस्क इज एम्प्टी, और यूजर जो होता है वो अपने नेक्स्ट काम करता रहता है। बफरिंग का क्या कंसेप्ट है? बफर इज अ मेमोरी एरिया दैट स्टोर्स डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन टू डिवाइसेस और बिटवीन अ डिवाइस एंड एन एप्लीकेशन। बफर जो होता है दैट इज अ लिमिटेड एरिया इन अ मेन मेमोरी। पहले से असाइन किया गया एक ऐसा एरिया जिसके अंदर हम
इनकमिंग या आउटगोइंग डेटा को रख सकते हैं. Once the signal for input or output is sent to or from the CPU respectively, operating system through the device controller moves the data from the input device to the input buffer and for the output device to the output buffer. इसमें हम बफरिंग करते हैं. ये बफरिंग क्यों की जाती है? क्योंकि there is a speed mismatch between the CPU and IO device. IO devices जो होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस स्लो होते हैं और CPU हमारा बहुत फास्ट है. अगर हम बफरिंग नहीं करते तो क्या होता है कि CPU को वेट करना पड़ता है जब तक कि IO जो है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, पूरे का पूरा जो भी उसको कमांड मिली है वो उसको एग्जीक्यूट ना करते, तब तक उसको वेटिंग में रहना होगा. अब बफरिंग के कंसेप्ट में क्या होता है कि हमारा CPU फ्री हो जाता है, उस बफर में डेटा डाल दिया उसने, उसके बाद जब इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर डिवाइस कंट्रोलर के थ्रू आपको इनपुट मिल जाएगा, जैसे ही उस बफर में इनपुट इकट्ठा हो गया फिर से CPU आएगा और उसको रीड करके आपकी एप्लीकेशन को भेज देगा. ऐसे ही जब हमें कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, CPU ने वो आउटपुट एग्जीक्यूशन के बाद निकाल लिया और उसको बफर में रख दिया. आउटपुट डिवाइस जो है उसके ऊपर धीरे धीरे काम चलता है, तो वो अपने आप आउटपुट करता रहता है फ्रॉम बफर. तो ये काम जो होता है वो डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू, डिवाइस कंट्रोलर जो होता है वो हैंडल करता है. हर एक डिवाइस का अपना कंट्रोलर होता है. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप हैंडल करता है इन चीज़ों को और CPU फ्री हो जाता है अपना प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए. अब इनपुट आउटपुट बफरिंग में हमारे पास 4 कंसेप्ट्स हैं. पहला जो आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे येलो कलर में, इसमें क्या है, नो बफरिंग सिस्टम. अगर हमारे पास बफर नहीं होता तो क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से हमने कुछ इनपुट लिया और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वो यूज़र प्रोसेस तक गया, तो CPU को यहाँ पे वेट करना पड़ता है जब तक कि आपसे इनपुट नहीं रीड कर लेता, वो फ्री नहीं हो पाता. सिंगल बफरिंग, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक बफर, एक मेमोरी है जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो भी इनपुट आया वो उस बफर में रख दिया, या फिर कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो CPU ने आउटपुट जनरेट करके उस बफर में रख दिया और वो आउटपुट डिवाइस पे अपने आप जो है प्रिंट आता रहेगा. और अब धीरे धीरे करके सिंगल बफर से मूव कर रहा है डेटा यूज़र प्रोसेस पे और CPU अपना अगला काम कर रहा है. डबल बफर में थर्ड जो है हमारी कैटेगरी, दैट इज डबल बफरिंग. डबल बफरिंग में 2 बफर्स होते हैं इंस्टेड ऑफ 1 एज इन केस ऑफ सिंगल बफरिंग. अब क्या होता है, अ प्रोसेस कैन ट्रांसफर डेटा टू और फ्रॉम वन बफर व्हाइल द ऑपरेटिंग सिस्टम एम्प्टीज और फिल्स द अदर बफर. तो एक प्रोसेस जो है वो कनेक्टेड है एक बफर से, वहाँ से अपना डेटा ले रहा है और उसको आगे दे रहा है आउटपुट डिवाइस पे, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दूसरे बफर पे काम कर रहा है. फिर आती है सर्कुलर बफरिंग. सर्कुलर बफरिंग में हमारे पास अगर 2 से ज़्यादा बफर्स हैं उसको हम सर्कुलर बफरिंग सिस्टम कहते हैं. ईच इंडिविजुअल बफर इज़ 1 यूनिट इन अ सर्कुलर बफर. हर एक इंडिविजुअल यूनिट को हम एक यूनिट मानते हैं. यूज्ड व्हेन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मस्ट कीप अप विद द प्रोसेस. तो इसमें हमें इनपुट आउटपुट जो हैं वो साइमल्टेनियसली रन करते रहते हैं विद यूज़र प्रोसेस, और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये फिक्स्ड बफर्स हैं जिनमें वो डेटा डालता रहता है और उसमें से यूज़ करता रहता है और इस तरीके से प्रोसेसिंग को कंटिन्यू रखता है. तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ बफरिंग, स्पूलिंग एंड बफरिंग. तो ये कुछ छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं जिसके बारे में आपको क्लियरली नॉलेज होनी चाहिए. इसके बाद देयर आर वेरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बेस्ड ऑन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज. जो अभी 1 to 5 सीरीज हमने देखी हैं उन पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने लिस्ट किए हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ रिसोर्स मैनेजर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. होप ये सब आप कर सकते हो. दिस वाज कवर्ड इन लेक्चर सीरीज 1. सेकेंड क्वेश्चन जो यूजुअली पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बैच, रियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. इनमें से तीनों पे भी आ जाता है, 2 पे भी आ जाता है और इंडिविजुअल पे भी लिखना आ जाता है. तो दिस topic is being covered in lecture series 2. What is time sharing system? ये आपने lecture series 2 में ही पढ़ा है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग. ये अभी हमने इस लास्ट सीरीज में इनके बीच में डिफरेंस जो है वो किया है. एक्सप्लेन फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये हमने फंक्शंस जो थे
वो हमने फर्स्ट सीरीज़ में कवर किए थे और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने सेकेंड सीरीज़ में कवर किया है। तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। नेम 2 सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी हमने सीरीज़ 2 में किया था। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से होते हैं? जैसे MS DOS है, वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपकी मोबाइल पे जो एंड्रॉयड सिस्टम चलता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका सिंगल यूज़र है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे आप काम कर रहे हो, वो सब आपके मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ये भी हमने लेक्चर सीरीज़ 2 में कवर किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिस्टम प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये हमने लेक्चर सीरीज 4 में, इससे लास्ट जो था उसमें हमने कवर किया था सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच यूजुअली कम्स इज यू नीड टू डिफाइन सिस्टम कॉल एंड एक्सप्लेन द वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमने लेक्चर सीरीज 3 और 4 में कवर किया है। इसको आप पढ़ सकते हो एंड यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। Yes, any queries about any of the topic in these covered in these 5 series? You can leave a comment, students, and thanks for today.